जय हिंद बच्चों, आशा है आप स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप बच्चों को पता है, कल हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर शुरू किया हुआ था और कल हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 उसका देख लिया, उसको पढ़ लिया। कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आए, मैसेज भी आए कि सर कुछ चीज़ें इसमें हमको समझ में आई, कुछ एक आध पॉइंट नहीं समझ में आया, जो कि एनसीईआरटी की लाइन है। तो आज जब हम इस चैप्टर को पढ़ने चल रहे हैं तो कुछ इसमें आज नए टॉपिक पढ़ेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। पहले उसका एक बार रिवीजन करेंगे कि हमने कल क्या पढ़ा, और कुछ बच्चों के डाउट थे, एक बार उन डाउट्स को भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो आइए एक बार आपका फिर से इस टॉपिक को और बेहतर बनाने की दिशा में बढ़ते हैं कि क्या इसमें आपको और चीज़ें समझ में आती हैं जो आपके नीट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। उन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, आइए देखिए, यदि आपको ध्यान हो तो कल हम लोगों ने चैप्टर की शुरुआत यहाँ से की थी कि ग्रोथ क्या होता है, और मुझे लगता है कि एलकेजी का बच्चा भी अब जान गया कि ग्रोथ एक इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज है किसी भी ऑर्गन के साइज में या उसके किसी पार्ट में या उसके किसी इंडिविजुअल सेल में। ऐसा हमने कल पढ़ लिया था। ठीक, फिर हमने कुछ फीचर भी पढ़े थे बच्चों ग्रोथ के। हमने ये देखा था कि जो ग्रोथ है वो इरिवर्सिबल है, पहले ही पॉइंट में वो था। हमने ये देखा कि ग्रोथ जो है वो कॉन्सिपिक्यूअस होता है, अस्पष्ट है, कोई भी ग्रोथ होगा तो स्पष्ट रूप से दिखेगा। दूसरा हमने यह भी देखा कि यदि ग्रोथ करना है तो उसके लिए एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस चलेंगी। हाँ, क्योंकि यदि ग्रोथ को हमको उसका रिजल्टेंट देखना है कि हाँ ग्रोथ हो रहा है, तो इसके लिए एनाबोलिज्म का रेट ज़्यादा होना चाहिए, और यदि कहीं पर एनाबोलिज्म है या ज़्यादा है तो नो डाउट वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, या एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगा या एनर्जी चाहिए होगा, एक लाइन में कह सकते हो। दूसरा तुमने यह भी देखा कि जो ग्रोथ है उसे हम मेजर कर सकते हैं। ठीक, क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ये हमने कुछ फीचर पढ़े थे ग्रोथ के। फिर हमने ये देखा कि बच्चों जो प्लांट का ग्रोथ है उसके भी कुछ फीचर है। हमने 3 फीचर पढ़े थे। हमने यह देखा कि जो प्लांट में ग्रोथ है वह अनलिमिटेड टाइम के लिए होगा, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि हाँ इस पर्टिकुलर एज तक ग्रोथ होगा प्लांट में, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगा, तो वो अनलिमिटेड है। ठीक, दूसरा आपने पॉइंट इसमें पढ़ा था कि प्लांट का ग्रोथ ओपन है। कल हमने तो सीधे सीधे कह दिया कि हाँ प्लांट का ग्रोथ ओपन है, इसका मतलब यह है कि नए सेल्स जोड़ी जा रही हैं, लेकिन ये तो कल की बात थी। हम आज इस बात को और डिटेल में समझेंगे कि ओपन का मतलब क्या है। यदि हमारे पास समय बचेगा तो हम लोग जब बच्चों डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन नाम का एक छोटा सा टॉपिक दिया है इस चैप्टर में, यद्यपि ये टॉपिक पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप पहले से एनाटॉमी वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि दिया है एक बार दोबारा तो उसको दोबारा डिस्कस करेंगे। और वहां पर ओपन के विषय में एनसीईआरटी ने लास्ट पैराग्राफ में और कुछ समझाया है, तो वो जो समझाना चाहता है उसको समझेंगे कि उसने क्या लिखा है। दूसरा आपने ये लिखा कि प्लांट में जो ग्रोथ है वो डिफ्यूज नहीं है, वो लोकलाइज्ड है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा वो ग्रोथ, ऐसा आपने पढ़ा। फिर आपने ये पढ़ा कि जो बच्चों ग्रोथ है उसे मेजर कर सकते हो। यहां पर भी कुछ बच्चों के डाउट थे, अभी उन डाउट्स को लेंगे हम। ग्रोथ को कैसे मेजर कर सकते हो सेल के लेवल पर? तो मैंने आपसे कहा कि यदि प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये ग्रोथ हो रही है, लेकिन उसको डायरेक्ट सेल के लेवल पे, लेकिन उसको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो कुछ इनडायरेक्ट तरीके बताए गए थे। वहां पर कुछ एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी ने दिए हैं जो कि कल की डेट में छूटे थे। आज हम लोग उन एग्जाम्पल को भी समझेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो हम समझ सकते हैं कि हाँ उससे हम ग्रोथ को मेजर करें। ठीक, तो हमने बच्चों कुछ नाम लिखे थे, जैसे इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ये हमने कुछ नाम लिखे थे। ठीक, आपको याद होगा। फिर हमने ये कहा था कि फेजेज होते हैं ग्रोथ के, दुनिया जान गई फेजेज, आप भी जान गए। 3 फेज हमने आपसे बताए, एक तो हमने कहा मेरिस्टेमेटिक वाला, दूसरा इलांगेशन और तीसरा मैचुरेशन। मेरिस्टेमेटिक वो जहां पर कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, फिर इलांगेशन हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है? मैचुरेशन हो रहा है। ठीक, यहाँ पर हमने मैचुरेशन में लास्ट पॉइंट पढ़ा था कि प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन हो रहा है। यदि हम मेरिस्टेमेटिक जोन की बात करें बच्चों या मेरिस्टेमेटिक फेज की बात करें तो दुनिया जानती है मेरिस्टेमेटिक का मतलब कॉन्टिन्यूअस डिवीजन, न्यूक्लियस बड़ा, वैक्यूल एब्सेंट, अबेंडेंट प्लाज्मिडेस्मेटल कनेक्शन और डेंस साइटोप्लाज्म, ऐसा हमने पढ़ा। सेल वॉल कैसी है? प्राइमरी है और थिन है, मेनली किसकी बनी है? सेलुलोज की। हमने ये कहा कि न्यू वॉल फॉर्मेशन होता है इलांगेशन जोन में, यानी कि सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगा या हो रहा है। और प्राइमरी और सेकेंडरी में बच्चों हम लोगों ने डिफरेंस पढ़ा था सेल वाले चैप्टर में। एक तो डिफरेंस यही है कि प्राइमरी में जो कंपोजिशन है वो लूज है, सेकेंडरी में वो
कॉम्पैक्ट है और धीरे धीरे लिग्निन और सुबेरिन जमा होना शुरू होता है, लेकिन जब हम मैच्योरेशन में जाते हैं तो उसका डिपोजिशन कंप्लीट हो चुका होता है। ऐसा हमने आपको कल बताया। तो ये बातें कल हम लोगों ने पढ़ी थी। अब कुछ बच्चों के यहाँ पर डाउट थे, उन डाउट्स को पहले हम बच्चों समझते हैं और उसके बाद फिर आगे इस चैप्टर में बढ़ते हैं। कुछ बच्चों के डाउट बड़े अच्छे थे, कुछ बच्चों के डाउट एनसीईआरटी के लाइनें थी। अच्छा लगा कि आप एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं। आपके एग्जाम का जो पैटर्न है वो पैटर्न प्योरली आप इस समय जान रहे हैं कि एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, तभी आपको मामला समझ में आएगा। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आप साथ ही साथ एनसीईआरटी पढ़ते रहें। एनसीईआरटी की हर एक लाइन की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। देखिए एक बच्ची का एक डाउट था एनसीईआरटी की लाइन से। सभी लोग एनसीईआरटी आपके पास होगा ही, नहीं होगा तो वीडियो पॉज करो, भाग के जाओ एनसीईआरटी लेकर आओ। अच्छा लाइन था, जल्दी जाओ। चलो आ गए हो गए एनसीईआरटी लेकर। अब तो इतना जल्दी कौन आ जाता है? अरे वीडियो बंद करके जाना था, लाइव थोड़ी चल रहा है मामला। ठीक, तो देखो यहां पर एक लाइन था बच्चों, तुम फर्स्ट पेज पे देखो जहां पर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर शुरू हुआ है, और इसी चैप्टर में तुम पांचवी या छठी लाइन देखो, पांचवी लाइन देखो कहते हैं यू हैव आल्सो सीन दैट ट्री कंटिन्यू टू इंक्रीज इन हाइट एंड ग्रोथ ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कह रहे कि तुमने ऐसा देखा होगा कि प्लांट की लंबाई और चौड़ाई लगातार बढ़ती रहती है समय के साथ साथ। हाउएवर द लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट, पत्तियां, फूल और फ्रूट सेम ट्री नॉट हैव लिमिटेड डायमेंशन बट आल्सो अपीयर एंड फॉल पीरियडिकली एंड सम टाइम रिपीटली। बहुत जबरदस्त लाइन लिखा है। ये तुमसे ये कह रहे हैं कि तुमने ये देखा है कि प्लांट की लंबाई और चौड़ाई लगातार बढ़ती रहती है, लेकिन उसी प्लांट पर कुछ नाम इन्होंने लिखे, जैसे कि लीफ लिखा, फ्लावर लिखा और फ्रूट लिखा। तो तुमने ऐसा तो कोई देखा नहीं होगा कि कोई एक फ्रूट इतना बड़ा हो जितना बड़ा मेरा हाइट है। यार तुमने ऐसा तो देखा नहीं होगा जितनी बड़ी ये बिल्डिंग है उतना बड़ा कोई एक प्लांट हो उसका लीफ होता हो। कहना ये चाह रहे हैं कि उसी प्लांट पर जिसकी लंबाई और चौड़ाई लगातार बढ़ती चली आ रही है, उसी प्लांट पर कुछ लोग जैसे कि लीव्स, जैसे कि फ्रूट, जैसे कि फ्लावर, उनकी जो लंबाई है, उनकी जो चौड़ाई वो लिमिटेड है, लिमिटेड डायमेंशन तक है। और हमने यह भी देखा कि यह जो लीफ है और यह जो फ्लावर है और यह जो फ्रूट है, यह समय के साथ साथ प्लांट से गिरते रहते हैं, लगातार गिरते रहते हैं। यही इस लाइन का मतलब है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे देखो, और 2-3 डाउट बच्चों के थे, उन डाउट्स को डिस्कस करेंगे बच्चों। और देखो, क्योंकि केवल लेक्चर पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डाउट डिस्कस होना आवश्यक है। आइए, एक बच्चे ने ये लिखा कि एनसीईआरटी ये लिखती है कि सीड फेवरेबल कंडीशन आने पर अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी रिज्यूम करती है। ठीक है भाई, करती है, लेकिन जब वो रेस्ट वाली कंडीशन में होगी तब भी रिस्पायर करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जरूरत होगी ही, तभी तो जिंदा है। और जो जिंदा है उसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, जिसके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं वही जिंदा है। समझ रहे हो? जब तुम बायोमोलिक्यूलर वाला चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हें एक लाइन मिलेगा, लाइन ये मिलेगा कि जो लोग जिंदा हैं उनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, जिनके अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं वो जिंदा है। समझ रहे हो? अरे आना बोलो। ठीक। दूसरा, रिस्पायर करने के लिए मेटाबॉलिक एक्टिविटी की जरूरत है, तो एनसीईआरटी यह क्यों लिखता है कि रिज्यूम कर रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तो तब भी रिक्वायर्ड है। मतलब इस बच्ची का प्रश्न ये है कि जब एक सीड अपने डॉर्मेंसी में है तब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रहे हैं, और जब सीड जर्मिनेशन में जब प्लांट बनना तब भी मेटाबॉलिक रिएक्शन, तो एनसीईआरटी यह क्यों लिखती है कि रिज्यूम कर रहा है। एक छोटा सा व्यवहारिक उदाहरण समझो। जैसे मान लो कि तुम्हारा जो पढ़ने का टाइम स्लॉट है वो 6 घंटे का है या 7 घंटे का है या मान लो 5 घंटे का है। ठीक, 6 से 7 घंटा, 5 घंटा, जो भी तुम्हारा टाइम स्लॉट है। लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस के कारण तुम 5 से 6 दिन तक, एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, 5-6 दिन तक तुम 1 घंटा ही पढ़ पा रहे हो या 2 घंटा पढ़ पा रहे हो। ठीक, हो सकता है किसी तुम फंक्शन में चले गए या तुम्हारा कुछ और डिस्टर्बेंस था, तुम्हारी वो जो पढ़ाई 7 घंटे की थी वो 1 घंटे की हो गई। फिर जब तुम उन सारे काम से रिलैक्स हुए, जब 8वें दिन तुम पढ़ने बैठे, तो तुम ये कहते हो कि अब पढ़ाई फिर से शुरू करते हैं। समझना बात को, यहाँ पे कंपैरेटिवली बताया गया है। अरे भाई, एक छोटा सा उदाहरण समझो। हमेशा जब भी हम कोई बात करते हैं तो एक इंडेक्स, एक कंपेयर पॉइंट की बात करते हैं। हम ऐसा कह दें कि मुकेश अंबानी गरीब हैं, तो तुम्हें पचेगी बात? नहीं पचेगी, पच ही नहीं सकती। लेकिन हम ऐसा कह दें
कि मुकेश अंबानी उस व्यक्ति से गरीब हैं जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है। जैसे शायद वॉरेन बफेट के पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, तो मुकेश अंबानी उससे तो गरीब हुए। अरे हुए कि नहीं यार, समझ रहे हो? तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट होता है। तो इसीलिए ये लिखा हुआ है कि जब वो रेस्टिंग फेज में था उस समय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी, और जब वह जर्मिनेशन में है और जब वो प्लांट ग्रोथ कर रहा है उस समय जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। तो उसी अंतर को ये कह रहा है कि रिज्यूम किया गया। बात समझ में आती है? तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, अच्छा पॉइंट था। चलो आओ देखो नेक्स्ट, आओ देखते हैं। तो एक बात तो हमने समझ ली। फिर दूसरा एक बच्चे ने ये कहा जो सेल मेरिस्टेमेटिक है वह अभी तो इलांगेशन करेगी, और अगर वो करेगी तो मेरिस्टेमेटिक में तो वैक्यूल नहीं होता है, फिर इंक्रीज इन वैक्यूल कैसे होगा? बच्चों मैंने आपसे ये कहा था कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है उसमें वैक्यूल है ही नहीं, ठीक, ऑब्सेंट है, वो अभी डिवीजन में है। जब वो मेरिस्टेमेटिक से निकल के मैच्योरेशन की तरफ जा रही है तब वैक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, तब इलांगेशन हुआ। इस बात को आपस में इकट्ठा मत करो कि मेरिस्टेमेटिक सेल में ही वैक्यूल आ जाएगा, उस समय तो वैक्यूल है ही नहीं। जब मेरिस्टेमेटिक से डिवीजन बंद होने वाला है या बंद हो रहा है उसी समय इलांगेशन जोन होगा। ऐसा नहीं समझो कि दोनों बातों को मिक्स कर देना है। मेरिस्टेमेटिक खत्म हो रहा है, मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है, उसी समय इलांगेशन होगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ो, बाकी यदि नहीं समझ में आएगा तो फिर पूछना। फिर देखो एक बच्चे ने और एक अच्छा क्वेश्चन किया। मैंने आपसे कहा था कि जो ग्रोथ है उसको फ्रेश वाटर या ये, हाँ ठीक है, फ्रेश वाटर के टर्म में और ड्राई, अरे भाई फ्रेश वेट के टर्म में और ड्राई वेट के टर्म में नापते हो। तो इस बच्चे का प्रश्न ये है कि ड्राई वेट का आपने एग्जांपल दिया था कि अगर अपनी बॉडी से वाटर निकाल लें, अगर प्लांट से वाटर यानी प्रोटोप्लाज्म फिर वो निकाल दिया तो मेजर कैसे करेंगे? यानी इनका क्वेश्चन ये है कि हमने ये कहा था कि यदि हम फ्रेश वेट नापें तो प्रोटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में नापेंगे। अरे प्रोटोप्लाज्म के रिस्पेक्ट में नापेंगे ना। यदि हम ड्राई वेट कह रहे हैं तो ड्राई वेट का मतलब यह है कि पानी नहीं रह गया, यही तो फिर तुम्हारा ऐसा क्यों सोचना है कि यदि पानी नहीं रह गया तो प्रोटोप्लाज्म नहीं रह गया? अरे किसने तुमसे कह दिया कि प्रोटोप्लाज्म में केवल पानी होता है? अरे प्रोटोप्लाज्म में पानी तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें सेल ऑर्गेनेल भी तो हैं। अरे आना बोलो, बात समझ में आई? तो उन सेल ऑर्गेनेल के रिस्पेक्ट में ड्राई वेट है। अरे भाई यदि एक सेल है, अभी वो नन्हा सा सेल है, छोटा सा सेल है, उसके अंदर हो सकता है नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 5 हो, लेकिन यदि उस सेल को डिवीजन करना है, यदि उस सेल को एनर्जी बनाना है तो हो सकता है उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया 5 लाख हो जाए, तो बढ़ गया ना यार वेट। अरे भाई जब जलाओगे, पानी निकालोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कहीं निकल के थोड़ी चला जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो ये कुछ छोटे छोटे डाउट थे बच्चों। आओ हम उन एग्जाम्पल को समझ लें जो कि हमारी एनसीईआरटी ने फ्रेश वेट के टर्म में और मतलब मेजरमेंट के टर्म में लिखा है। आओ देखते हैं क्या है मामला। पहले बच्चों हम उस एग्जाम्पल को समझेंगे जो कि एनसीईआरटी ने दिया है। तुम इसको जहां पे तुमने कल लिखना बंद किया था वहीं लिख लेना, या जहां पे तुमने लिखा था कि इंक्रीज इन फ्रेश वेट, इंक्रीज इन ड्राई वेट, वहां पर ऐड कर लेना। ठीक है बात? 3-4 एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने दिए हैं। आप जब एनसीईआरटी खोलेंगे तो आपको मिलेगा। देखिए एग्जाम्पल, आप समझ पा रहे होंगे हम किस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हो तो देखो, क्या हम लोगों ने ऐसे लिखा था? देखिए इंक्रीज इन फ्रेश वेट, या तो ये फ्रेश वेट की बात कर रहे हैं इंक्रीज होने का। दूसरा आपने ऐसा लिखा होगा इंक्रीज इन ड्राई वेट। अब मुझे लगता है याद आ गया होगा आपको। फिर लिखा होगा आपने इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। याद आया? ठीक है, इसी में एग्जाम्पल समझेंगे बच्चों कि कौन कौन से एग्जाम्पल थे। आइए ध्यान से समझते हैं एग्जाम्पल को। सबसे पहला एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी बच्चों लिखती है मेज का। बहुत ध्यान सुनना, किसका एग्जाम्पल लिखा गया? मेज। सर मेज, कुर्सी भी ले आए सर, मेज की बात करोगे सर कुर्सी भी ले आए तभी मजा आएगा। अरे मेज का मतलब ये MEAIZE की बात करते हैं, मेज। अरे मेज तो सुना है, अरे राजस्थान में हो के मेज ना सुनोगे, ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक, तो मेज तुमने सुना है। आओ ध्यान से देखो, तुम ये बात तो जानते ही हो कि जो मेज है वो मोनोकॉट है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, क्योंकि आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा कि जो मेज है वो क्या है? मोनोकॉट है।
मोनोकॉट हो, डाइकॉट हो, जहन्नुम का कॉट हो, यदि वो प्लांट है तो उसके अंदर रूट होगा, होगा ही होगा। चलो देखो ध्यान से सुनना बच्चों, एक प्लांट है, इस प्लांट को हमने कहा कि ये एनसीईआरटी ने ही दिखा, मान लो इसका रूट है, क्या है, रूट है, और इस रूट में और भी ऐसे लेटरल रूट मिलेगी, अरे मिलेगी क्या, ठीक, बहुत ध्यान से सुनो, यदि ये लेटरल रूट है या रूट है, लेटरल तो क्या कहना, ये कह लो कि रूट है, तो बच्चों क्या इस रूट के टिप पर यहां पर, ये यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टम होगा, अरे आना बोलो यार, क्या यहां पर रूट एपिकल मेरिस्टम है? तो यदि ये रूट एपिकल मेरिस्टम है तो तुम्हारी एनसीईआरटी ये लिखती है कि मेज के प्लांट में एक जो सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम है वह 1 घंटे में 17,500 नए सेल ऐड करती है बाय द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। ध्यान से सुनना, देखो बच्चों, देखो देखो ध्यान से देखो, देखो देखो इधर देखो, ये है जो एक सिंगल 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 जो रूट एपिकल मेरिस्टम है, रूट एपिकल मेरिस्टम, रूट एपिकल मेरिस्टम है, यह प्रोड्यूस करती है बच्चों, ध्यान से सुनो, प्रोड्यूस, ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, भयंकर इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछा गया एग्जाम में, यह प्रोड्यूस करती है 17,500 सेल पर आवर, यानी 1 घंटे के अंदर यह 17,500 सेल प्रोड्यूस करती है। याद करो सेल डिवीजन वाला चैप्टर, याद कर लिया, बहुत बढ़िया। हमने वहां पर यह कहा था कि टाइम ऑफ डिवीजन वेरी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म इवन सेल टाइप टू सेल टाइप। हमने ये कहा था कि ये जो टिपिकल ह्यूमन सेल है वो 24 घंटे में एक बार डिवाइड करता है, 24 घंटे में एक बार डिवाइड करेगा, एक सेल से 2 सेल बनेगा, ईस्ट 90 मिनट में, यहां देख रहे हो तुम, भयानक तबाही मचा रहा है, 1 घंटे के अंदर 17,500 सेल बन रहे हैं, केवल सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम से बहुत सारे रूट एपिकल मेरिस्टम होंगे, सॉरी रूट एपिकल मेरिस्टम होंगे। क्या बात चमक रही है क्या? ठीक, तो यहां पर बच्चों जो ग्रोथ है वह किस टर्म में नापा गया? वेट के टर्म में? अरे नहीं रे, वेट के टर्म में नहीं, यहां पर जो ग्रोथ है वह नापा गया या मेजर किया गया इन द टर्म ऑफ नंबर। तो यानी यही बात यदि अंग्रेजी में लिखना हो बच्चों तो हम लिख सकते हैं कि हियर, हियर मतलब कहां? मेज में, हियर ग्रोथ इज मेजर या मेजर, अंग्रेजी मेजर इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन नंबर। यानी ये एग्जाम्पल इसलिए जरूरी है बच्चों क्योंकि ये डेटा एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि जो मेज का सिंगल रूट एपिकल मेरिस्टम है वह 1 घंटे के अंदर 17,500 सेल बनाता है, आपको ये ध्यान रखना है, एक एग्जाम्पल है। और यहां पर एनसीईआरटी ने बताया कि यहां पर जो ग्रोथ है वह बढ़ रहा है नंबर के रिस्पेक्ट में। ऐसा कोई नहीं कहेगा सर ये मेज है कुर्सी बताओ, अरे है ना बोलो, ये मेज है, ये मोनोकॉट फैमिली है, मोनोकॉट की फैमिली से आपने पढ़ लिया, उस ग्रैमिनी फैमिली में पढ़ लिया है क्या? चलो आओ नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, ये तो मेज की बात हो गई, चलो आओ वाटरमेलन की बात कर लें, कि तो हाँ बड़ा मजा आया, वाटरमेलन के रिस्पेक्ट में बात कर लें। यहां पर एनसीईआरटी ने लिखा, देखो देखना ध्यान से, इंक्रीज इन वेट के रिस्पेक्ट में। देखो वेट के रिस्पेक्ट में कैसे, आओ देखो कैसे, देखना ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी कहती है बच्चों कि जो सेल्स ऑफ वाटरमेलन है, इस बात को लिखा जाए और फिर बताया जाए। देखो एनसीईआरटी लिखती है कि जो सेल्स ऑफ वाटरमेलन, अरे खाया होगा अपनी जिंदगी में, वाटरमेलन जो है, सेल्स ऑफ वाटरमेलन में राइज इन वेट अप टू देखो पढ़ पा रहे हो, इतनी तो तुमको गणित आनी चाहिए कि जो सेल्स ऑफ वाटरमेलन है बच्चों, इनका जो वेट है वह 3,50,000 गुना ज्यादा हो सकता है। समझ रहे हो? जो वाटरमेलन के सेल्स हैं वो अपने वेट के, इनिशियल वेट के 3,50,000 गुना ज्यादा हो सकते हैं। तो देखो वेट के रिस्पेक्ट में या साइज के रिस्पेक्ट में देखो मामला बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यानी यहां पर जो मैंने वेट लिखा है इसको यदि हम साइज भी कह लें तो कोई गड़बड़ वाली बात थोड़ी ना है कि साइज के रिस्पेक्ट में एक सेल अपने इनिशियल साइज का 3,50,000 गुना बड़ा हो गया।
चमक रही है बात? ठीक है, आ जाओ, आओ तीसरा पॉइंट समझो। ठीक, तुमने क्लास 10th में भी पढ़ा है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब का नाम सुना है? पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होती है, तुमको भी पता है। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का तुमने नाम सुना होगा, सुना है। पॉलन ट्यूब की जब ग्रोथ हो रही है तो वहां पर जो हम बच्चों ग्रोथ है उसको लेंथ के टर्म में नाप सकते हैं। तो यही एनसीईआरटी ने लिखा, बस केवल नाम ध्यान रखना है। देखो क्या लिखती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ये लिखती है कि इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ। और इंक्रीज इन लेंथ का मतलब क्या? मेजर ऑफ लेंथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक, यहां तक कोई टेंशन वाली बात? चलो लास्ट पॉइंट एक और इस टॉपिक का। देखो लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, ध्यान से सुनना। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन सरफेस, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में इंक्रीज कैसे चेक करेंगे? देखना ध्यान से, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्रीज इन सरफेस एरिया, देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा, ध्यान से सुनना। इंक्रीज इन, इंक्रीज इन एरिया ऑफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ। और यदि तुम्हें चमक रहा है तो बताओ डॉर्सी वेंट्रल लीफ का मतलब क्या, मोनोकॉट या डाइकॉट? अरे जल्दी बताओ यार, मोनोकॉट या डाइकॉट? सही बात, तुमने मोनोकॉट का एक उड़ता हुआ तमाचा मिलना चाहिए था। अरे डॉर्सी वेंट्रल का मतलब ये हो गया कि जिसका डॉर्सल और वेंट्रल अलग, और डॉर्सल और वेंट्रल अलग होता है डाइकॉट में। अरे भाई तुमने फाइलम भी पढ़ा होगा, एनिमल किंगडम में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनका डॉर्सल और वेंट्रल अलग अलग होता है। अरे पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा है? तो डॉर्सी वेंट्रल का मतलब डाइकॉट लीफ की बात हो गई। और एरिया का पढ़ने का मतलब क्या? अरे भाई मान लो कि आज तारीख है 4 तारीख, ठीक, कोई एक प्लांट, नन्हा सा प्लांट बन रहा है जो डाइकॉट है, तो 14 तारीख को जब देखोगे या 24 तारीख को देखोगे, हो सकता है कि इसका लीफ का जो साइज है वो बढ़ गया। जब लीफ का जो साइज है वो बढ़ गया तो सरफेस एरिया ही तो बढ़ गया ना यार, तो उसको भी नाप लो, तो उससे भी तो ग्रोथ ही नाप रहे हो ना। अरे ये सारी चीजें ग्रोथ को ही तो मेजर करने के जुगाड़ है यार। अरे यार पीछे वाले एग्जाम्पल में तुमने ये पढ़ा कि नंबर ऑफ सेल बढ़ा दो, नंबर ऑफ सेल बढ़ गया तो ग्रोथ ही तो हुआ। यदि साइज बढ़ गया तो ग्रोथ हुआ, यदि लेंथ बढ़ गया तो ग्रोथ हुआ, यदि सरफेस एरिया बढ़ा तो ग्रोथ हुआ। यही सब तो ग्रोथ के पैरामीटर हैं। चलो आओ, बहुत बढ़िया। तो ये एग्जाम्पल थे बच्चों जो कि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी था। आओ अब एक पॉइंट हम बच्चों यहां पर डिस्कस करना है आपको। एक शब्द लिखा है, तुम एनसीईआरटी खोलो, एक शब्द लिखा है पैरेलल लाइन टेक्निक। एनसीईआरटी खोलो सभी लोग, जो लोग एनसीईआरटी लेकर बैठे हो। मैंने आपसे कल भी कहा था भागवत कथा नहीं सुनना है, एनसीईआरटी आपको साथ ही साथ देखते रहना है। एनसीईआरटी खोलिए और जहां पर बच्चों एक हेडिंग पड़ा हुआ है ग्रोथ इज मेजरेबल, उसी के नीचे देखो लिखा है फेज ऑफ ग्रोथ। मिला क्या? कल हम लोगों ने 3 फेज पढ़े थे, याद करिए। एक तो मेरिस्टेमेटिक, दूसरा इलॉन्गेशन, तीसरा मैचुरेशन। 3 फेज पढ़े थे। देखो एक फेज ऑफ ग्रोथ जो लिखा है, इसी के जस्ट बगल में एक फिगर बना है, 2 सीड बने हैं और इस सीड के नीचे लिखा है डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन बाय द पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द एपेक्स हैव इलॉन्गेटेड मोस्ट। बहुत जबरदस्त पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बात को समझो कि ये क्या डिटेक्ट करना चाहते हैं। इतना तो इस फिगर से समझ में आ गया कि इन्होंने ये लिखा है डिटेक्शन ऑफ इलॉन्गेशन जोन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक। इसका मतलब क्या है? आओ समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो एक छोटा सा फिगर बनाएंगे बच्चों और इस फिगर से समझेंगे इस पॉइंट का मतलब। देखिए आइए,
सब जादू है, जादू आप जानते ही होंगे। एक मिनट का समय दो बच्चों, आपको हम समझा रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़ना चाह रहे हैं। चलो बच्चों देखो, शायद दिख रहा होगा, ये लिखा है ए बी सी डी, ये ई एफ और जी। आओ इसका मतलब समझें। पैरेलल लाइन टेक्निक का मतलब क्या समझ सकते हैं हम। हमारे एनसीईआरटी ने ये लिखा कि यदि हम एक सीड ले लें, क्या ले लें, सीड, और ये सीड जर्मिनेटिंग है। कैसा है, जर्मिनेटिंग, यानी ये जो सीड आपके सामने बना है बच्चों, ये जर्मिनेट कर रहा है। और इन्होंने कहा कि जो जर्मिनेटिंग सीड है इसके ऊपर कुछ ब्लॉक बना दो। क्या बना दो, ब्लॉक। इसके ऊपर हमने ब्लॉक बना दिया ए बी सी डी ई एफ जी। क्या बनाया, ए बी सी डी ई एफ और जी। ध्यान से सुनना, मतलब क्या है एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी ये कहती है बच्चों कि जब ये सीड जर्मिनेट होगा, क्या होगा, जब ये सीड जर्मिनेट होगा तब क्या होगा, हमको ई एफ जी वाले रीजन में कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। और यदि ई एफ जी वाले में कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता है तो एनसीईआरटी कहती है कि आंख बंद करो और आंख बंद करके कह दो कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन में इसलिए कुछ नहीं हो रहा है कि जो ये रीजन है कि बच्चों यह रीजन मैच्योरेशन रीजन है। यहाँ पर जो सेल्स हैं ये मैच्योर हो चुकी हैं, और जो सेल मैच्योर हो चुके हैं उसमें कौन सा ग्रोथ होगा, कोई ग्रोथ नहीं होगा। अरे आना बोलो। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से तुमको इन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि जो ये रीजन ए बी सी डी है, देखो ए बी सी डी, अभी ये ए यहां था 20 के बिल्कुल बगल में, अब ए बी सी डी में तुमको ठीक ठाक ग्रोथ दिखाई दे रही है। अरे आना बोलो, क्या यहां पर लंबाई ज्यादा दिखाई होती हुई दिखाई दे रही है? तो यदि ज्यादा दिखाई दे रही है तो कह दो बच्चों ए बी सी डी वाला जो रीजन है यह रीजन इलोंगेशन वाला रीजन है। कौन सा रीजन है बताओ, इलोंगेशन। ये फिगर एग्जाम में आया हुआ है। कौन सा रीजन, इलोंगेशन। यानी ए बी सी डी वाला जो रीजन है ये कौन सा है, इलोंगेशन। और बच्चों इस ए के जस्ट नीचे यानी यहाँ पर ये वाला जो रीजन है बच्चों, इस रीजन को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक जोन। फिर से एक बात समझेंगे, इस बात को एक बार फिर से समझो। देखो, एक जर्मिनेटिंग सीड लिया, इस सीड पे कुछ ब्लॉक बना दिए, जिन ब्लॉक बनाए गए उनका नाम ए बी सी डी ई एफ जी था। इन्होंने कहा कि जो ई एफ जी वाला यहाँ पर कुछ तुमको ग्रोथ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, यदि ग्रोथ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ये है कि वो मैच्योरेशन जोन है, बात खत्म। लेकिन हमको ए बी सी डी में ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और यदि ज्यादा ग्रोथ दिखाई दे रहा है तो बच्चों वो कौन सा जोन है, इलोंगेशन जोन है। और इस ए बी सी डी के नीचे, ए के नीचे कौन सा एरिया या रीजन है, इसका नाम है मेरिस्टेमेटिक जोन, मेरिस्टेमेटिक एरिया, मेरिस्टेमेटिक फेज। यहाँ पर सेल डिवाइड हो रही है, इनमें कोई इलोंगेशन नहीं हो रहा है। ए बी सी डी में क्या हो रहा है, इलोंगेशन। तो इसी पैरेलल लाइन, समझ रहे हो क्या? अरे भाई ऐसे इसे लाइन खींचा था तो यहां पर देखा लाइन पैरेलल नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्रोथ हो रहा है। अरे भाई दो लोगों को एक साथ चला दो, ठीक, एक की गति बहुत तेज है, मान लो ऐसे रोड के एक तरफ दूसरे व्यक्ति को, एक तरफ दूसरे व्यक्ति को, दोनों को एक साथ चला दो, ठीक, चल रहे हैं दोनों, और हमको उनमें देखना है किसका ग्रोथ ज्यादा हो रहा है। तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो आगे निकल जाएगा,
तो साथ साथ थोड़ी नहीं चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो पैरेलल लाइन टेक्निक से ये बताया गया कि ABCD वाला जो रीजन है यहाँ पर ग्रोथ ज़्यादा है, यही जो ग्रोथ ज़्यादा है यही इलॉन्गेशन जोन है, बस बात खत्म। एक बार NCERT फिर से खोलो, अब NCERT फिर से खोलो, देखो NCERT ओपन करो, वही वाला पेज देखो क्या लिखते हैं फिगर के नीचे, देखो डिटेक्शन ऑफ जोन ऑफ इलॉन्गेशन बाय पैरेलल लाइन टेक्निक, जोन ABCD इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स हैव इलॉन्गेटेड मोस्ट। अपेक्स के जस्ट, देखो जस्ट बिहाइंड, सब ध्यान दो नहीं बेहोश हो जाओगे। ये कह रहे हैं कि जस्ट बिहाइंड है अपेक्स के, इसमें इलॉन्गेशन ज्यादा हो रहा है, तो यही इलॉन्गेशन जोन है। क्या बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, चलो आओ आगे बढ़ जाओ। नहीं समझ में आया होगा तो बताना, कल फिर से एक बार चर्चा करेंगे। वैसे मुझे लगता है कि LKG का बच्चा भी समझ गया होगा। चलिए आइए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट जो बच्चों टॉपिक हमारे NCERT में है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है, आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों उसका नाम है ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या है? तो पहले तो इसकी डिफिनीशन लिखेंगे। ग्रोथ रेट क्या है बच्चों? ग्रोथ रेट का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि इंक्रीज ग्रोथ, स्वाभाविक सी बात है, क्या है? इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो ग्रोथ इंक्रीज हो रही है बच्चों, उसी को क्या कहेंगे हम? ग्रोथ रेट कहेंगे। अब एक बात जबरदस्त सुनना, NCERT ये लिखती है कि प्लांट में या ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले ऑर्गन में या उसके किसी पार्ट में या किसी और पार्ट में या अलग अलग पार्ट में जो ये ग्रोथ का रेट है वो अलग अलग हो सकता है। अरे हाँ ना बोलो यार, देखो ध्यान से समझना, देखो NCERT क्या लिखती है? देखो NCERT ये लिखती है कि इन प्लांट्स, अभी देखो समझ में आएगा, इन प्लांट्स डिफरेंट ऑर्गन, यानी प्लांट में जो डिफरेंट ऑर्गन है या कह सकते हो कि पार्ट हैं, पार्ट्स, सो डिफरेंट, समझ जाना, जैसे HOW वाला ऑनलाइन मामला है, सो सकते हो। सो डिफरेंट ग्रोथ रेट, यानी कि प्लांट में जो अलग अलग पार्ट हैं, जो अलग अलग ऑर्गन हैं, उनका जो ग्रोथ रेट है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक। अलग अलग ग्रोथ रेट शो कर सकते हैं। सर कैसे माने? ऐसे मानो कि दो तरीके का ग्रोथ रेट दिया है NCERT ने। कितना? दो। एक तो अर्थमेटिक, क्या? एक अर्थमेटिक, दूसरा दिया है जियोमेट्रिक। सर ये नाम कुछ सुना सुना लग रहा है? अरे बिल्कुल सुना सुना है। एनाटॉमी में आपने अर्थमेटिक नाम पहले भी सुना है, याद करो थोड़ा सा। एनाटॉमी जब आपको हम पढ़ा रहे थे, जब मैंने आपको सूट एपिकल मेरिस्टम का एग्जाम्पल समझाया था, तो हमने वहां पर आपको एक बार अर्थमेटिक की झलक दिखाई थी, आपको याद होना चाहिए, झलक दिखाई थी, आज उसको पूरा समझेंगे। तो दो तरीके का बच्चों ग्रोथ रेट हमको डिस्कस करना है, जो कि हमारे सिलेबस में है, जो कि हमारे NCERT में है। देखो पहले का नाम बच्चों अर्थमेटिक है, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। दूसरे का नाम बच्चों जियोमेट्रिक, जियो सिंह नहीं है, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट, GR करके लिख दे रहे हैं, GR, अर्थमेटिक ग्रोथ रेट और जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। आओ थोड़ा सा मामला फिजिक्स का है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की, कि अर्थमेटिक ग्रोथ रेट क्या होता है। चलिए आइए हेडिंग लिखते हैं हम लोग, अर्थमेटिक। आइए ध्यान से सुनिएगा, अर्थमेटिक ग्रोथ, लो पूरा लिख दिया तुम्हारे लिए, नहीं दुखी हो जाओ, हमको स्पेलिंग नहीं आता है ग्रोथ रेट का, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं हम जिंदगी में, इसलिए पूरा लिख दिया बच्चों। दुखी ना हो तुम, दुखी होने से बचना है जिंदगी, ठीक। तो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट समझना जरूरी है यार, नहीं समझोगे तो सारे कथा का लाभ नहीं मिलेगा। हम ये कह रहे हैं आपसे कि NCERT ने एक और पॉइंट दिया, जिस पॉइंट का नाम, जिस टॉपिक का नाम ग्रोथ रेट है। क्लियर है बात? फिर NCERT ये कहती है कि ग्रोथ रेट का मतलब ये है कि पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है, उसी को हम ग्रोथ रेट कहते हैं। अरे फिजिक्स पढ़ते हो, पर यूनिट टाइम तो समझते होगे, बहुत बढ़िया। पर यूनिट टाइम में कितना ग्रोथ हो रहा है उसी को क्या कहोगे? ग्रोथ रेट कहोगे।
फिर एनसीईआरटी ये कहती है कि प्लांट में अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग पार्ट, अलग अलग ग्रोथ रेट शो कर। अरे एलकेजी बच्चा समझ गया होगा यार, तुमको नहीं समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि प्लांट में अलग अलग पार्ट, अलग अलग ऑर्गन, अलग अलग ग्रोथ रेट शो करते हैं। फिर प्रश्न आया कि वो ग्रोथ रेट कौन सा है अलग अलग। तो दो ग्रोथ रेट एनसीईआरटी ने हमको बताया, एक तो अर्थमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक। तो हम इनकी तारीफ करेंगे। सबसे पहले हम अर्थमेटिक को समझेंगे, उसके बाद हम जियोमेट्रिक को समझेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आती है? बच्चों याद करो, जब हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ा था, जिस चैप्टर का नाम एनाटॉमी था, ठीक, जब हम बच्चों अर्थमेटिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक में ग्रोथ कुछ इस पैटर्न को फॉलो करती है। एक सेल से दूसरा सेल, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां। ये क्या होता है इस बात को समझेंगे, समझेंगे बात को, सारी बात को समझेंगे, दुखी मत हो यार बिल्कुल। क्या होता है अर्थमेटिक ग्रोथ, इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा डिफिनीशन लिखना चाहते हैं जो कि एनसीईआरटी ने लिखा। जो अर्थमेटिक ग्रोथ है बच्चों, ये जो अर्थमेटिक ग्रोथ है ये फॉलो करती है माइटोसिस को। बहुत ध्यान से सुनो, नहीं बेहोश हो जाओगे। ये फॉलो करेगा माइटोसिस को। अर्थमेटिक ग्रोथ बच्चों फॉलो करता है माइटोसिस को। और दुनिया इस बात को जानती है, तुम भी जानो, नहीं जानते हो तो जानो। जब माइटोसिस होगा तो एक सेल से बनने वाले सेल की संख्या कितनी है? 18 की 20। अरे जल्दी बताओ, जब माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 18 की 20। अरे ना 18 ना 20, एक सेल से बनता है 2 सेल। अरे भाई नहीं पढ़ा है क्या? जब माइटोसिस होगा तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे। दुनिया इस बात को जानती है, आप भी जानिए। एक सेल ये बना और एक सेल ये बना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक। अर्थमेटिक का मतलब समझना है। यदि आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ रहा हो एनाटॉमी की तो आपको बात समझ में आएगी। जब एक सेल से 2 सेल बना बच्चों, आओ ध्यान से समझो, जब एक सेल से 2 सेल बना तो जो एक सेल से 2 सेल बन रहा है इसमें से एक सेल बच्चों याद करो, क्या हम लोगों ने ये कहा था कि कंटिन्यू रहेगा डिवीजन में? याद है, कंटिन्यू रहेगा डिवीजन में, लेकिन एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगा और मैच्योर हो जाएगा और वह सेल प्राइमरी परमानेंट ऑर्गन बनाता है। याद करो। सर नहीं याद आ रहा, याद करो, घर जाके नोट्स, मतलब घर पे तो ही हो, अभी जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद नोट्स को फिर से देखना, या लाइव लेक्चर है नहीं, तुम वीडियो को यहीं पर पॉज करो और तुम एनाटॉमी वाला अपना चैप्टर खोलो, लेक्चर खोलो, क्या हम लोगों ने वहां पर इसको डिस्कस किया हुआ है क्या, खोल के देखना उसको। तब तक आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, यानी कि जब माइटोसिस होगा बच्चों, माइटोसिस होने के बाद 2 सेल बन गए, 2 सेल, इसमें से एक सेल बच्चों एनसीईआरटी ये लिखती है, अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब ये है कि जब माइटोसिस में एक सेल से 2 सेल बने, एक सेल से 2 सेल बने तो एक सेल कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, एक सेल कॉन्टिन्यू रहेगी डिवीजन में, बट जो दूसरा वाला सेल है यह डिफरेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंशिएट एंड मैच्योर। देखो लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड फॉर्म में इतना जोर नहीं दिया जाता क्योंकि आपके पास एक विकल्प है कि आप फिर से सुन सकते हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आप साथ ही साथ इस बात को क्लियर करें। अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब ये है कि अर्थमेटिक ग्रोथ बच्चों फॉलो करता है माइटोसिस को। एक सेल से 2 सेल बनती है, एक सेल तो परमानेंट हो गई, वो अब डिवीजन में नहीं जाएगी, डिवीजन नहीं करेगी, और एक सेल कंटिन्यू रहेगी डिवीजन के लिए, वह लगातार डिवीजन करेगी। और यदि वह सेल लगातार डिवीजन कर रही है तो आओ देखो कैसे। जब तुम वो फिगर या एनसीईआरटी जब तुम अपने नोट्स को खोलोगे तो तुमको ये फिगर दिखेगा, क्योंकि ये फिगर हम लोगों ने बनाया है बच्चों पहले भी। यदि नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं है, आपके लिए दुख है, लेकिन चलो आओ फिर से इस बात को समझते हैं। देखो क्या है मामला, आओ देखो ध्यान से समझते हैं कि एक सेल से कैसे एक सेल डिवीजन में जा रही है, कैसे एक सेल परमानेंट हो रही है। आओ समझो। देखो कुछ पहले हम सेल बनाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना, कुछ सेल छोटे छोटे सेल बना रहे हैं जिससे आपको मामला समझ में आए। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। इस फिगर से ही समझ में आ गया होगा कि मामला क्या चल रहा है।
देखो बच्चों, एक छोटा सा फिगर बना आपके सामने, आइए इस फिगर की तारीफ करें। ये फिगर क्या है बच्चों? आपके सामने जो ये सेल बना है, ध्यान से सुनो, ये जो सेल है, ये जो सेल है, ये एक मेरिस्टेमेटिक सेल है। कौन सा सेल है? अरे बताओ, कौन सा सेल है? मेरिस्टेमेटिक सेल है, यानी इस सेल के पास डिवीजन की क्षमता है। अरे हाँ ना बोलो यार, इस सेल के पास डिवीजन की क्षमता है। अब जब ये सेल डिवाइड करेगी, बताओ कितने सेल बनाएंगे? 18 की 20? अरे ना ही 18 बनाएगी ना ही 20 बनाएगी। जब ये सेल डिवाइड होगा तो इस सेल से, इस सेल के डिवीजन से 2 सेल बनेंगे। कोई टेंशन वाली बात? जब इस सेल के डिवीजन से 2 सेल बनेंगे, यानी ऐसा कह लें कि बीच में एक लाइन खींच दें, यहां पर देखो, एक सेल के डिवीजन से कितने सेल बन गए? 2। और मैंने क्या कहा कि एक सेल कंटिन्यू रहेगी डिवीजन में और एक सेल परमानेंट हो जाएगी। बच्चों, जो सेल परमानेंट हो गई वो ये है, यानी ये वाली सेल अब डिवाइड नहीं कर रही है, इसको परमानेंट कर दो और इसको परमानेंट कर दे, इससे कुछ स्पेसिफिक फंक्शन कराओ। क्लियर है बात? अरे हाँ ना बोलो। अब देखो, 2 सेल है, 2 में से एक तो डिवाइड करेगा नहीं, एक डिवाइड करेगा ये वाला। अरे यही तो डिवाइड करेगा, ये सेल डिवाइड करेगा। जब ये सेल डिवाइड करेगा बच्चों, तो क्या कह लें कि फिर से इस सेल के डिवीजन से, ध्यान से सुनना, क्या इस सेल के डिवीजन से बच्चों फिर से 2 सेल बने? अरे इस सेल के डिवीजन से 2 सेल बने क्या? एक सेल बच्चों यहां पर पहले से ही परमानेंट था। अरे पहले वाला एक सेल यहां पर पहले से परमानेंट था, यानी ये। और जब इसने डिवाइड किया, 2 सेल बनाए, तो इस 2 सेल में से एक सेल फिर से क्या हो गया? परमानेंट हो गया। और एक सेल कैसा है? मेरिस्टेमेटिक है। ऐसा है? अरे भाई, अरे यार, एलकेजी कंसेप्ट है यार। ठीक, इसके जो 2 सेल बने, इसमें से एक सेल परमानेंट हो गई, एक सेल क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। एनसीईआरटी ने बहुत कठिन तरीके से दिया तो हमको समझ में नहीं आता, आसान भाषा में समझने की कोशिश कर रहे हैं। आओ, 2 सेल परमानेंट हो गया। अब देखो, ये सेल है, ये सेल फिर से डिवाइड करेगी। और देखो, ध्यान से देखना, देखो फिर से फिगर बना रहे हैं बच्चों। जब ये सेल डिवाइड करेगी तो फिर से 2 सेल बनाएगी। बनाएगी क्या? ये 2 परमानेंट वाले थे, इनको पहले ऐसे लिख दो, देखो ऐसे। ये परमानेंट वाले पहले से थे 2, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक, ये वाला सेल डिवाइड होगा, डिवाइड होके 2 सेल बनाएगा। एक सेल क्या हो जाएगा बच्चों? परमानेंट। और एक सेल कहां चला जाएगा? डिवीजन में। नहीं समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा गणित हो गया मामला, इसलिए नहीं समझ में आ रहा। अरे यार, बड़ी सीधी सी बात है, बड़ी छोटी सी बात है कि बच्चों, ये जो सेल है, ये सेल मेरिस्टेमेटिक है, ये सेल डिवाइड कर रही है। जब ये सेल डिवाइड करेगी, सुनना ध्यान से, जब ये सेल डिवाइड करेगी तो इस सेल के डिवीजन से 2 सेल बनेंगे। एक सेल मैच्योर हो गई, वह डिफरेंशिएट हो गई, किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए वो डिवीजन नहीं कर रहा है। ठीक, परमानेंट हो गया। दूसरा वाला जो सेल है, ये जो सेल है, ये सेल देखो, इसको भी दूसरे कलर से दिखाते हैं। लाओ देखो, देखना ध्यान से, देखो किस कलर से दिखा दे, ऐसे। ये जो सेल है बच्चों, ये सेल डिवीजन में चली गई। ठीक, फिर ये वाली सेल ऐसे डिवीजन में चली गई, फिर ये वाली सेल ऐसे डिवीजन में चली गई। ऐसा है। लेकिन ये जो रेड कलर से दिखा है, ध्यान से देखना, रेड कलर वाला, ये रेड, ये और ये कैसी हो गई? परमानेंट हो गई। ये कैसी हो गई? परमानेंट है। ठीक, ये भी कैसा है? हट जा भाई, ये भी परमानेंट है, ये भी परमानेंट है। समझ रहे हो? जो लाल कलर से तीर बना है वो सब परमानेंट है। जो येलो कलर की लाइन बनी हुई है, ये सेल कैसी है? कैसी है? मेरिस्टेमेटिक है। यही ग्रोथ अर्थमेटिक होता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए था छोटे से कॉन्सेप्ट में, लेकिन चलो मान लिया तुम बायो के स्टूडेंट हो, फिर से समझ लो एक बार, लास्ट बार। देखो, मैंने आपसे ये कहा कि जो अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है वह माइटोसिस को फॉलो करती है। 2 सेल बनेंगे, एक सेल कंटिन्यू रहेगी डिवीजन में, एक सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी और मैच्योर हो जाएगी। एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, ध्यान से देखो, ये मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसने डिवाइड किया, 2 सेल बनाए, एक सेल परमानेंट हो गई, एक सेल डिवीजन में है। ठीक, फिर इसने डिवीजन किया, 2 सेल बनाए, 2 सेल बनाए, एक सेल तो डिवीजन में जाएगी, लेकिन दूसरा वाला सेल, ये वाला सेल कैसा हो गया? मैच्योर हो गया। ठीक, पहले वाला भी लिख दिया साथ ही साथ। फिर ये सेल डिवाइड होगा, 2 सेल बनाएंगे, एक सेल तो ये डिवीजन में जाएगा, लेकिन इसके साथ वाला जो सेल है ये कैसा हो गया? परमानेंट हो गया। परमानेंट का मतलब समझ रहे हो? परमानेंट का मतलब ये होगा किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक हो गया। जैसे कि डिवाइडिंग सेल था, उसका नाम मेरिस्टेमेटिक, जिस दिन उसने डिवीजन बंद कर दिया, जब उसने डिवीजन बंद कर दिया तो हो सकता है उस सेल को फोटोसिंथेसिस करना हो तो उसके अंदर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट बढ़ा दिया गया तो परमानेंट हो गया और डिवीजन बंद कर दिया गया। ठीक, आओ, ये था बच्चों एक पैटर्न। तो देखो यहां पर मैंने एक पॉइंट लिखा था क्लास के शुरू होते ही, ध्यान से देखना, यहां पर एक पॉइंट मैंने लिखा है
यहां पर जो अर्थमेटिक ग्रोथ है, रेट है, वो 1 2 3 4 5 6 फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसका मतलब देखो एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, यानी एक सेल से अगला सेल बना, उसके बाद दूसरा सेल, फिर चौथा सेल, फिर पांचवा सेल, फिर छठवां सेल। अरे हाँ ना बोलो यार। ठीक, आओ एक एग्जाम्पल समझे। एनसीईआरटी ने एक एग्जाम्पल लिखा बच्चों, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ये लिखती है कि जो सूट और रूट एपिकल मेरिस्टम है, जो सूट और रूट एपिकल मेरिस्टम है, उनका जो इलोंगेशन है, या जो सूट और रूट का इलोंगेशन है, वो लोग शो करते हैं अर्थमेटिक ग्रोथ रेट। यही मैंने लिखवाया था आपको एनाटॉमी में, यही पॉइंट मैंने लिखवाया था कि जो सूट और रूट एपिकल हैं, वह दोनों लोग अर्थमेटिक ग्रोथ रेट शो करते हैं। यही पॉइंट तुम्हें यहां पर चिपकाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखोगे, देखो ध्यान से लिखना। एनसीईआरटी ने यही लिखा, सूट एंड रूट। सूट एंड, सर कौन सा सूट है, रेमंड का है क्या? अरे सूट का मतलब स्टेम और लीफ। जो सूट एंड रूट है बच्चों, यह सो इलोंगेशन एट कांस्टेंट रेट। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया कि प्लांट का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो कि अर्थमेटिक ग्रोथ शो करेगा। याद करो, फिर से याद करो, फिर से बार बार याद करो। तुमने ये पढ़ा था कि सूट एपिकल मेरिस्टम, याद है? उसने डिवाइड किया, 50 सेल थे मान लो, डिवाइड किया 50 से कितने बन गए? 100। कितने बने? 100। 50 तो परमानेंट हो गए और 50 डिवीजन में गए, तो कांस्टेंट रेट ही तो है ना यार। अरे यार कितने सेल थे? 100। कितने? 100 डिवीजन हुए, कितने बन गए? 200। कितने बन गए? 200। 100 क्या हो गए? परमानेंट। परमानेंट हो गए, कोई ऑर्गन बनाएंगे, कोई टिश्यू बनाएंगे, कोई सेल बनाएंगे, और 100 किस में चले गए? डिवीजन में। क्या बात समझ में आ गई? ऐसी आशा है समझ में आ गई होगी, या समझ में आया होगा तो नीचे लिखना कि हाँ साहब समझ में आ गया। ऐसा मान ले कि बिल्कुल एलकेजी छाप नहीं हो। आओ आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। अब फिर से फिजिक्स देखो आ रहा है। फिर से तुमसे एनसीईआरटी ने ये कहा, अच्छा क्या हम ये कह लें कि जो सूट एपिकल मेरिस्टम और रूट एपिकल मेरिस्टम में प्लांट की चौड़ाई बढ़ाता है? अरे यार उड़ता हुआ तमाचा मिलना चाहिए था। जो सूट एपिकल मेरिस्टम है और रूट एपिकल मेरिस्टम बच्चों, वो प्लांट की चौड़ाई नहीं, प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। क्या बढ़ाएगा? लंबाई। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि जो ये प्लांट की हाइट है, प्लांट की जो हाइट है, इसका एक ग्राफ खींचो अगेंस्ट टाइम। किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट। और जब प्लांट की हाइट का एक ग्राफ खींचोगे अगेंस्ट हाइट, तो तुम्हें एक लीनियर लाइन मिलेगा। यानी अर्थमेटिक ग्रोथ में जिस दिन, किस दिन? जिस दिन हम प्लांट की हाइट का टाइम के अगेंस्ट ग्राफ प्लॉट करें, तो बच्चों वो जो ग्राफ है वो लीनियर मिलता है। आओ देखो कैसे, देखो देखो, बहुत बहुत जबरदस्त पॉइंट है बच्चों। आओ देखो 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 देखो। ऐसी आशा है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस तो जानते ही होगे, बहुत बढ़िया, जानते हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो हो सकता है हमें ही ना आता हो, तुम भाई पढ़े पढ़ाए विद्यार्थी हो। इसको मैंने x कह दिया, इसको मैंने y कह दिया, शायद यही होता है x y। यदि ऐसा नहीं होगा तो भूल चूक लेनी देनी माफ कर देना। इधर है बच्चों हाइट ऑफ प्लांट, ठीक। यानी y एक्सिस पे क्या लिया? प्लांट का हाइट ले लिया, और x एक्सिस पे क्या ले लिया? टाइम ले लिया, ठीक। एनसीईआरटी ये कह रही है कि जब हम इस हाइट का इस टाइम के अगेंस्ट एक प्लॉट खींचें, एक ग्राफ खींचें, और जिस दिन हम ये ग्राफ खींचते हैं, एनसीईआरटी खोल के देखो, अर्थमेटिक ग्रोथ में तुम्हारी एनसीईआरटी कहती है कि जो ग्राफ है बच्चों, वो ऐसा कुछ लीनियर आता है। कैसा आता है? लीनियर। और बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, जब भी हम कोई ग्राफ खींचेंगे तो उसके लिए इक्वेशन होगा। क्या होगा? इक्वेशन। और एनसीईआरटी कहती है कि जिस इक्वेशन से ये ग्राफ खींचा गया उसका नाम है LT = L0 + RT। बेहोश नहीं होना है। क्या लिखा? LT = L0 + RT। इसी ग्राफ से इक्वेशन खींचा गया। अरे आना बोलो यार। जिस ग्राफ से इक्वेशन खींचा गया, जिस इक्वेशन से ये ग्राफ खींचा गया, उसका नाम LT = L0 + RT। देखो बहुत ज्यादा फिजिक्स मुझे नहीं आता, लेकिन ठीक है, बायोलॉजी के स्तर पर हम ये बात समझ सकते हैं कि जिस इक्वेशन से ये ग्राफ खींचा गया, LT = L0 + क्या?
आर टी। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी बच्चों, क्या करनी पड़ेगी? तारीफ कि एल टी क्या है, एल नॉट क्या है, आर क्या है और टी क्या है। कर दो रे तारीफ, करो तारीफ। आओ देखो, देखो बच्चों ध्यान से देखना, एनसीईआरटी ये कहती है कि जो ये एल टी है, एल टी, अरे भाई इतना तो तुम पढ़ते हो, जानते हो कि एल टी का मतलब ये है, हट जाओ कलर बदल दो, एल टी का मतलब ये है कि लेंथ एट टाइम टी। कहां? लेंथ एट टाइम टी। लिखो रे, क्या लिखोगे? लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी। एल नॉट का मतलब रे बताओ, एल नॉट का मतलब? अरे भाई एक टाइम टी है, एक लेंथ एट टाइम 0। ठीक, आओ आर और टी की बात करें। देखो टी तो स्पेसिफिक है, टी के विषय में कुछ जानना ही नहीं है। टी का मतलब सीधा सीधा है क्या? टाइम। टी का मतलब क्या रे? टाइम। और आर का मतलब क्या है? आर, ये आर क्या कहना चाहता है बच्चों? ये आर ये कहना चाहता है ग्रोथ रेट क्या है या इलोंगेशन पर यूनिट क्या है। यही बात एनसीईआरटी ने लिखा है, यही बात हम भी चिपकाएंगे। देखो हम एनसीईआरटी से विमुख नहीं हो रहा है। एनसीईआरटी ये लिखता है कि जो ये आर है ये ग्रोथ रेट है, तो कह दो कि सर हम लिख देंगे जो आर है वो क्या है? ये ग्रोथ रेट है, या बच्चों इसी को कहा एनसीईआरटी ने कि यह इलोंगेशन है। क्या है? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम है, पर यूनिट टाइम। क्या लोगे? अरे हाँ ना बोलो, आओ फिर से सारी बात समझते हैं। एनसीईआरटी ये कहती है कि अर्थमेटिक ग्रोथ का मतलब ये है कि प्लांट की हाइट बढ़ना। ठीक, प्लांट की हाइट बढ़ना, एक सेल डिवाइड करेगी, एक सेल मैच्योर हो जाएगी। जो सूट हैं और जो रूट हैं, क्या यही लोग प्लांट की हाइट बढ़ाते हैं? बढ़ाते हैं। फिर ये कहते हैं कि जो प्लांट की हाइट बढ़ा रहा है, उस प्लांट की हाइट का टाइम के रिस्पेक्ट में एक ग्राफ खींचो, उसके अगेंस्ट एक ग्राफ खींचो। जिस दिन ये ग्राफ खींचा गया बच्चों, उस दिन ये ग्राफ हमको लीनियर मिला। क्या मिला? लीनियर। तो एग्जाम का ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो लीनियर कर्व है या जो लीनियर ग्राफ है वो किस ग्रोथ रेट में मिला? तो क्या बताओगे? अर्थमेटिक में। क्या बताओगे? अर्थमेटिक में। तो लीनियर ग्राफ में मिला, ठीक है, या लीनियर कर्व मिला, एनसीईआरटी लिखती है। ठीक है बात। जिस इक्वेशन से खींचा गया बच्चों उसका नाम एल टी इक्वल टू एल नॉट प्लस आर टी। एल नॉट का मतलब क्या है? लेंथ एट टाइम 0। एल टी का मतलब क्या है? लेंथ एट टाइम टी। आर का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट या इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। और टी का मतलब क्या है? टाइम। बता ले जाओगे। तुम्हारे स्तर पे इसको डेरिवेट करने नहीं कहा जाएगा, तुमसे ये पूछा जाएगा कि बताओ अर्थमेटिक रेट का इक्वेशन क्या है, बताओ अर्थमेटिक ग्रोथ रेट का ग्राफ क्या है। बस बात खत्म। क्लियर है? और अर्थमेटिक ग्रोथ रेट की यदि हम बात करें तो इसका मतलब है एक सेल डिवाइड कर रही है, एक सेल परमानेंट हो रही है, एक सेल फिर से डिवाइड कर रही है, बाकी सेल परमानेंट हो रही है। यही बच्चों अर्थमेटिक ग्रोथ रेट है। मुझे लगता है एलकेजी बच्चा समझ गया होगा। समझ गया? सर हम यही तो दिक्कत है, आप ये कहते हैं कि एलकेजी बच्चा समझ गया होगा, हम नर्सरी में हैं, हम कैसे समझें सर? ये भी बात ठीक है, जो नर्सरी में है वो कैसे समझेगा? हाँ, तो नर्सरी वाले को भी बहुत जल्दी आ गया नीट की तैयारी करने, थोड़ा सा पीछे आना चाहिए था। आओ लास्ट समझते हैं बच्चों, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या है बच्चों? ये टॉपिक आज का लास्ट टॉपिक है, और देख लें जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट क्या होता है। देखो बच्चों नाम से स्पष्ट, जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक का मतलब ये है, अभी तक देख रहे थे 1 2 3 4 5 6, अब देखोगे 1 से 2, ठीक, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, सो ऑन। क्या बात समझ में आई? यानी कि यदि एक सेल से 2 सेल बन रही है तो दोनों सेल डिवाइड करेंगी, फिर 2 सेल से जब 4 सेल बनेंगी तो चारों सेल डिवाइड होंगी। कोई परमानेंट नहीं हो रहा बच्चों। ऐसे ग्रोथ को, कैसे ग्रोथ को? ऐसे ग्रोथ को जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट कह के पुकारा जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अरे हाँ ना बोलो यार। तुम्हारी एनसीईआरटी ये कहती है कि प्लांट के बेसिकली जो साइज है, ऑर्गन का जो साइज है, पहले वाला ग्राफ किसका था? हाइट का। दूसरा ऑर्गन का जो साइज है, साइज इस पैटर्न को फॉलो करता है, जियोमेट्रिक को। अरे बोल दो यार। जो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट है बच्चों उसको फॉलो करता है जनरली प्लांट का साइज, या ऑर्गन का जो साइज है, ऑर्गन का जो साइज होता है या वेट होता है, कह लें वेट कह लें, ज्यादा अच्छा होगा कि वेट कह लें। वेट जो है वो जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट को फॉलो करता है। देखो कैसे, आओ इस बात को समझते हैं। इसके लिए फिर से एनसीईआरटी ने ग्राफ दिया।
देखो क्या दिया, ग्राफ। आओ इस ग्राफ की तारीफ करें, देखना ध्यान से। देखो क्या ग्राफ एनसीईआरटी ने दिया। पहले तो बच्चों इसका इक्वेशन लिखो, फिर से वही बात, क्या लिखोगे, इक्वेशन। इक्वेशन इसका दिया है एनसीईआरटी ने, डब्ल्यू टी इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, ये तो इसका इक्वेशन है। ये इक्वेशन ध्यान रखना, डब्ल्यू टी, सॉरी डब्ल्यू टी नहीं है बच्चों, डब्ल्यू वन है, यहाँ वन कर लो। वैसे टी भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी वन लिख दो। डब्ल्यू वन इज इक्वल टू डब्ल्यू नॉट ई आर टी, ये इसका इक्वेशन है। ठीक, चलो अब कुछ बातें ध्यान से समझना कि जियोमेट्रिक ग्रोथ का मतलब क्या है। एनसीईआरटी ने एक सीजनल प्लांट को लेके समझाया है, हम भी उसी समझेंगे बच्चों। सीजनल प्लांट मतलब मान लो कि बरसात के समय में, ठीक, मान लो बरसात का समय शुरू हो रहा है और कोई एक ऐसा प्लांट है, कोई ऐसा प्लांट है जो बरसात के मौसम में ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करता है। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, इधर मैंने बच्चों लिख दिया एज पर एनसीईआरटी, इधर हमने लिख दिया वेट, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप जानते हैं, इधर लिख दिया मैंने वेट या इधर मैंने लिख दिया साइज। देखना ध्यान से, इधर मैंने लिख दिया वेट या साइज, इधर लिख दिया मैंने क्या, टाइम। क्या लिखा, टाइम। अब ध्यान से सुनना, इस ग्राफ की खूबसूरती देखना। देखो एनसीईआरटी कहती है कि जब कोई एक प्लांट होगा, मान लो सीजनल प्लांट है, बरसात का समय शुरू हो रहा है, क्या बरसात, अच्छा वो प्लांट अच्छा ग्रो कब करेगा, जब बरसात होगा। तो क्या बरसात के आते ही वो अपना मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी शो करने लगेगा क्या? अरे भाई मान लो कोई प्लांट है जो कि बरसात के समय में बढ़िया ग्रो करता है, क्या बरसात के शुरू होते ही उसकी ग्रोथ मैक्सिमम हो जाएगी क्या? अरे ऐसा नहीं होगा। तो यदि ऐसा नहीं है तो बच्चों ये कह दो कि जब वो प्लांट है धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करेगा, और ये धीरे धीरे ग्रो करना शुरू कर रहा तो हम उस फेज को लैग फेज कह के पुकारेंगे। क्या कहोगे? लैग, यानी कि अभी वो धीरे धीरे ग्रोथ करना शुरू कर रहा है। वो कौन सी फेज है? लैग फेज है। धीरे धीरे जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलने लगेगा बच्चों, तो वह प्लांट एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। कैसे ग्रो करेगा? एक्सपोनेंशियली, यानी बहुत तेजी से ग्रो करेगा। देखो इसको हटाओ, ये जो प्लांट है ये बहुत तेजी से ग्रो करेगा, कुछ ऐसा। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, नेचर में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि जो रिसोर्सेज हो वो अनलिमिटेड हो। रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली हम देखते हैं स्पेस से और न्यूट्रिएंट से, यानी कि एक समय ऐसा आएगा जब बरसात धीरे धीरे कम होगा। बरसात जब धीरे धीरे कम होगा तो इस प्लांट की जो ग्रोथ है बच्चों वो स्टेशनरी हो जाएगी। एनिमल के रिस्पेक्ट में कहानी कुछ और है, वहां पर जे शेप करवाता है, उसकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन हम प्लांट की यदि बात करें, ध्यान से सुनना, जब शुरुआत के समय प्लांट की ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। एक समय ऐसा आया जब बरसात चरम पर है तो इसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हुई, तेजी से हुई। लेकिन जब बरसात धीरे धीरे कम हो रहा है, यदि बरसात धीरे धीरे कम हो रहा है तो बच्चों जो प्लांट की ग्रोथ है वह स्टेशनरी हो जाएगी, स्टडी हो जाएगी। और इस केस में जो हमको ग्राफ मिल रहा है बच्चों, तुम देख पा रहे होगे, या एस शेप है या इसको सिग्मॉइड शेप कहते हैं, सिग्मॉइड कर्व कहते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो देखो ध्यान से सुनना, देखो यह जो स्टेज है बच्चों इसको स्टेशनरी फेज कह के पुकारा। क्या कहा? स्टेशनरी, स्टेशनरी, स्टेशनरी फेज है। यह जो फेज है बच्चों इसको हम लॉग फेज कहते हैं, LOG, या इसी को एक्सपोनेंशियल कहते हैं। क्या कहोगे बताओ? एक्सपोनेंशियल, ये एक्सपोनेंशियल है। और ये फेज जहां पे ग्रोथ अभी कम है इसको बच्चों हम लैग फेज कहते हैं। सुनना ध्यान से, फिर से सुन लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। जब फेवरेबल कंडीशन मिलना शुरू हुआ तो ग्रोथ अभी कम है, जब फेवरेबल कंडीशन अपने चरम पर है तो जो ग्रोथ है वो एक्सपोनेंशियल होगी। लेकिन वो मैंने आपसे कहा कि रिसोर्सेज कभी भी अनलिमिटेड नहीं होंगे, वो रिसोर्सेज न्यूट्रिएंट और स्पेस का है, वो धीरे धीरे कम होगा। और जब धीरे धीरे कम होगा तो जो ग्रोथ है वह स्टेशनरी हो जाएगी, वो रुक जाएगी। अरे हाँ ना बोलो यार। और यदि ऐसा है बच्चों तो जियोमेट्रिक ग्रोथ में जो कर्व मिलता है वो कैसा, बताओ कैसा रे? यहीं पे लिखो, जो कर्व है यहाँ पर वो सिग्मॉइड है। कैसा है? सिग्मॉइड है, या बच्चों इसी को एस शेप कहते हैं। तो तुमको बात समझ में आ रही होगी कि जब हम अर्थमेटिक ग्रोथ की बात करते हैं तो वहां पर कर्व कैसा था? लीनियर। यहां पर कर्व कैसा है बताओ? सिग्मॉइड। अरे बोलो कैसा? सिग्मॉइड। क्लियर है मामला यहां तक? सेव नहीं भाई, शेप, 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 SHAPE। सिग्मॉइड शेप है या एस शेप है।
क्या बात समझ में आ रही है? अरे यहाँ तक मामला क्लियर है? तो मुझे लगता है कि लैग फेज समझ रहे होगे, लॉग फेज समझ रहे होगे, स्टेशनरी फेज समझ रहे होगे। आओ इसकी तारीफ कर दें। ये क्या है? आओ तारीफ तो है कि एनसीईआरटी ने बच्चों कर रखी है, क्योंकि तुम पहले वाला बात समझ चुके हो, लेकिन फिर भी देखो, ये W1 का मतलब स्वाभाविक सी बात है क्या? फाइनल साइज। ये फाइनल साइज है या फाइनल वेट है? ऐसा है। जो W0 है बच्चों, ये क्या है बताओ रे? तो सर हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, क्लास 1 घंटे से ऊपर हो गई। यह इनिशियल साइज है क्या? ठीक। ये जो T है बच्चों, T क्या है? T वही है जो अब तक था। अब तक T क्या था त्रिपाठी? नहीं, T क्या था? टाइम। क्या था? टाइम। R क्या है? R वही है जो अब तक था। क्या? रेट। और बच्चों E क्या है? ये E क्या है? फिजिक्स पढ़ते होगे तुम, तो तुम्हारे एनसीईआरटी ने कहा है कि यह नेचुरल बेस ऑफ लॉगरिथम है। क्लियर है बात? तो दो तरीके की ग्रोथ हमने पढ़ी बच्चों, एक अर्थमेटिक, दूसरा जियोमेट्रिक। अब फिर से एनसीईआरटी खोलो जहां पर अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक दे रखा है। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी जल्दी। अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक मिला क्या? देखो ग्रोथ रेट लिखा है, 2 फिगर बने हैं अर्थमेटिक और बी जियोमेट्रिक, एक सी फिगर दिया है क्या? इसमें देखो एक जाइगोट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बेहोश नहीं होना है। देखो एक जाइगोट है, जाइगोट सेल है। समझना ध्यान से बच्चों, तुमसे यहां पर एनसीईआरटी क्या कहना चाह रही है समझो। यदि कोई एक जाइगोट सेल है, जाइगोट बन रहा है, जाइगोट के बनने के समय यानी उसके पहले डिवीजन के समय जो ग्रोथ होता है इंडिविजुअल का, यानी हम लोगों में भी जो ग्रोथ है वो जियोमेट्रिक है। जियोमेट्रिक का मतलब 2 से 4 सेल बन रही है, 4 से 10 सेल बन रही है, 10 से कितना? 10 का डबल जो भी होता हो। ठीक इतना गणित नहीं आता तुमको। मतलब 2 से 4 बना, 4 से 8 बना, 8 से 16 बना, 16 से 32 बना। शुरुआत में जाइगोट के डिवीजन का जो पैटर्न वो क्या है? जियोमेट्रिक है। लेकिन जब ठीक ठाक एक हिस्सा बन जाएगा ऑर्गेनिज्म का, उसके बाद जो ग्रोथ है बच्चों अर्थमेटिक हो जाएगी। अब सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि तुम जूलॉजी भी पढ़ते हो। अर्थमेटिक क्यों? क्योंकि अब एक ठीक ठाक हिस्सा बन चुका है। अब जब हिस्सा बन चुका तो उसमें से कुछ उस मांस के टुकड़े को जो कि तुम इनिशियल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बना, उसमें से उस मांस के टुकड़े को स्पेशलाइज करना है किसी स्पेशल फंक्शन के लिए। हो सकता है कोई हार्ट बना रहा हो सकता है कोई लंग्स बना रहा हो सकता है कोई हैंड बना रहा हो सकता है कोई लेग बना रहा हो। यानी कि डिवीजन में शुरुआत में जियोमेट्रिक है जाइगोट में, बाद में क्या हो गया? अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्यों? क्योंकि आधे जो सेल्स हैं वह स्पेसिफिक हो जाना, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर्मेशन के लिए। अरे हाँ ना बोलो यार। तो एक बार फिर से एनसीईआरटी खोल के देखो, तीसरा वाला फिगर देखो, पहले दूसरे में कोई बात नहीं है, तीसरा देखो, लिखा जाइगोट डिवाइड हो रहा है, जियोमेट्रिक फेज ऑल सेल डिवाइड। फिर नीचे लिखा है अर्थमेटिक ग्रोथ सेल कैपेबल ऑफ डिवीजन, सेल दैट लूज कैपेसिटी टू डिवाइड। क्या बात समझ में आ रही है? यानी कि यदि हम जाइगोट की बात करें बच्चों, तो जाइगोट को हम ये नहीं कह सकते कि वहां पर ग्रोथ जियोमेट्रिक है अर्थमेटिक है, दोनों है। शुरुआत में जियोमेट्रिक है, बाद में कैसा? अर्थमेटिक। यानी यदि बात हमें लिखना चाहें तो अपने नोट्स में वहीं पर लिख लेना कि जाइगोट में ग्रोथ इनिशियली कैसा? जियोमेट्रिक, बाद में कैसा? अर्थमेटिक। क्या बात समझ में आ रही है? अरे हाँ ना बोलो यार। बहुत बढ़िया। तो बच्चों ये था जियोमेट्रिक और अर्थमेटिक ग्रोथ जो हमने ये पढ़ा। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को फिर से पीछे करिए। क्लास तो है नहीं कि बार आपको दोबारा बताएं, वीडियो को वापस पीछे करिए, पीछे करके देखिए हम अर्थमेटिक और जियोमेट्रिक में क्या समझना चाहते हैं। ठीक, तो बच्चों ये बात हमने आज कर ली। कल की डेट में हम लोग कुछ एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट के विषय में डिस्कस करेंगे कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट क्या है, और फिर कंडीशंस पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती हैं ग्रोथ रेट के लिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में मिलेंगे, फिर आगे बात करेंगे। जय हिंद।